हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपोनेंट क्लासेस। तो गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात किए थे थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल क्या कहता है कि एटम जो है वो स्फेरिकल है और इस स्फेरिकल एटम में पूरे में यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसके बीच बीच में इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, ट्रैप्ड है, इलेक्ट्रॉन फंसा हुआ है। थॉमसन के बाद कौन आएगा? रदरफोर्ड। यानी सर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल जो है ना, देखिए थॉमसन मॉडल का ड्रॉबैक निकाला कौन? रदरफोर्ड। देखिए जब रदरफोर्ड खोजा ना कि एटम स्फेरिकल है और इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो ये बड़ा खुश हो गया था। लेकिन रदरफोर्ड जो है वो बताया कि इसमें पूरे में पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन इस तरह से अरेंज नहीं किया हुआ है। तो क्या किया, इस एटम को, ये थॉमसन जो है ना वो एटम ले जाके दिखा रहा था रदरफोर्ड कि देखो इसमें ऐसे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। बोला नहीं ये सब गड़बड़ है, थोड़ा हम भी चेक कर लें, साइंटिस्ट हो जाएंगे। तो एक काम किया इन्होंने, एटम जो है जो थॉमसन बताया था इसी पर क्या किया, अभी आप बेसिक जान लें, अल्फा पार्टिकल्स। क्या किया जी? अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स इस पर बॉम्बार्ड करने लगा। किस पर? एटम्स पर। तो सर ये तो हम लोग जानते हैं, थिन गोल्ड का फॉइल्स लिया था, आप लोग 10th में पढ़े होंगे रदरफोर्ड में। तो एटम्स पर जब अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्ड किया गया ना तो देखा ये गया कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जो है विदाउट एनी डिफ्लेक्शन इस एटम्स को क्रॉस कर जा रहा है। या रहा सीधा क्रॉस कर जा रहा है, आ रहा है क्रॉस कर जा रहा है। तो बोला भाई ये पूरे में, थॉमसन ने क्या बताया कि पूरे में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और अल्फा पार्टिकल्स जो होता है ना बाबू वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। अच्छा जी सुनो, पूरे एटम में थॉमसन ने कहा कि पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और इधर से हम पॉजिटिव चार्ज ही एटम पर डाल रहे हैं, तो बताइए ये अल्फा पार्टिकल्स को क्या करना चाहिए था? सारा का सारा रिटर्न हो जाना चाहिए था। क्या हो जाता है? रिटर्न हो जाता, क्योंकि हम लोग जानते हैं पॉजिटिव के बीच रिपल्सन होता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जो है वो एटम से क्या हो, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बिना इधर उधर घूमे हुए सीधा पास कर जा रहा है। इसका मतलब बताया कि थॉमसन ये जो पूरे में पॉजिटिव चार्ज नहीं प्रेजेंट है, अगर रहता तो रिटर्न होता। पॉजिटिव पार्टिकल से जब हम बॉम्बार्ड करते तो ये रिटर्न होता, ऐसा नहीं हुआ। इसलिए एटम्स को क्या बताया उन्होंने कि खाली है। तो इसी एक्सपेरिमेंट को पूरे हम लोग पढ़ेंगे। यानी सर इन्होंने क्या किया, थॉमसन मॉडल को डिस्कार्ड किया। कौन? रदरफोर्ड। अब ये भी साइंटिस्ट। उसके बाद रदरफोर्ड को भी डिस्कार्ड किया गया। मैक्सवेल है, बोर मॉडल, आपको हाइजेनबर्ग तक लास्ट पढ़ना है। तो इस तरह से जो है हम लोग क्या करेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। आप पूरे वीडियो को देखें। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में पढ़ना है क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम नंबर इसमें आपको मिलेगा थोड़ा सा। क्वांटम नंबर इम्पोर्टेंस होता है बट बहुत इजी है। तो आज हम लोग बात करेंगे रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड क्या किया, कैसे किया, किस तरह का अरेंजमेंट किया, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे विथ नोट्स। आपको नोट्स भी लिखाया जाएगा, आप उस नोट्स को नोट डाउन करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल किस तरह से, क्या अरेंजमेंट था, देखिए ये जो है लेड चैम्बर है। क्या? लेड चैम्बर। लेड चैम्बर है। अल्फा पार्टिकल्स इस तरह से यहाँ से निकाला गया। सर अल्फा पार्टिकल्स यहाँ जनरेट कौन किया? लेड चैम्बर में। तो बाबू खाली रहेगा तो थोड़ी ना अल्फा पार्टिकल जनरेट हो जाएगा। रेडियम और पोलियम, ये क्या है? दो एलिमेंट्स है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल्स निकलता है।
तो इन्होंने लेड चैम्बर लिया। ये क्या है? लेड चैम्बर। लेड चैम्बर। इस अल्फा पार्टिकल्स के बीच में यहाँ पर इस तरह से इन्होंने एक लेड का प्लेट लगा दिया। लेड प्लेट लगाने के पीछे रीजन ये था कि जो अल्फा पार्टिकल्स है ना, वो स्किन के लिए बहुत हानिकारक होता है। स्किन के लिए बहुत हानिकारक होता है। अगर आप नहीं लगाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, इधर उधर अपने पास से फटेगा, स्केटर होगा। इसीलिए इन्होंने इस तरह से लेड प्लेट लगाई। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने एक थिन गोल्ड फॉइल्स, थिन गोल्ड फॉइल्स, फॉइल्स यानी पन्नी। किसका पन्नी लिया? सोना का पन्नी लिया। इस सोने के पन्नी पर जब अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड किया गया, इन्होंने अल्फा पार्टिकल से जब इस तरह से मारा इसको सोने के पन्नी पर, तो देखा ये गया। और इधर ZNS का स्क्रीन, किसका स्क्रीन है? ZNS। हम लोग जानते हैं कि ये ZNS जो होता है वो क्या होता है? फ्लोरोसेंट मटेरियल है। फ्लोरोसेंट मटेरियल, फ्लोरोसेंट मटेरियल जानते हैं आप लोग, कैथोड रेज में पढ़ाया गया था। ऐसा मटेरियल जिस पर लाइट पड़ने से चमकता है, जिस पर लाइट पड़ने से क्या होता है? ग्लो करेगा। तो ये क्या हो जाएगा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से इस तरह से निकला और इन्होंने देखा ये कि कोई स्पॉट यहाँ बन रहा, स्पॉट यहाँ बन रहा, स्पॉट यहाँ बन रहा, यहाँ बन रहा। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जो है इस थिन गोल्ड फॉइल्स, ये क्या? थिन गोल्ड फॉइल्स यानी सोने का पन्नी, पतला सोने का पन्नी। इसमें जब अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड किया गया तो ये देखा गया कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जो है ना थिन गोल्ड फॉइल्स को क्रॉस कर जाता है। क्या करता है? क्रॉस कर जाता है। अब थॉमसन क्या बताया जी कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। अरे भाई, जब पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है एटम के अंदर तो इस पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल्स कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज। अल्फा पार्टिकल्स कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो जब पॉजिटिव चार्ज से हम लोग पॉजिटिव चार्ज को बॉम्बार्ड कर रहे हैं, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव सामने जब आपस में कांटेक्ट में आ रहा है तो फिर क्रॉस क्यों हो जा रहा है? ठीक है, इसका मतलब ये है कि पूरे में पॉजिटिव चार्ज नहीं है, पूरा एटम्स खाली है। रदरफोर्ड क्या प्रूव कर दिया कि पूरा एटम्स खाली है। तो फर्स्ट जो है रदरफोर्ड का क्या ऑब्जर्वेशन, आप लिख सकते हैं इस तरह से, ऑब्जर्वेशन या फिर कंक्लूजन। ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन एक ही साथ हम लोग दोनों लिखेंगे। क्या ऑब्जर्व किया? तो फर्स्ट देखा कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स यानी 99% अल्फा पार्टिकल्स जो है वो क्या हो जा रहा था? थिन गोल्ड फॉइल्स यानी एटम्स को क्रॉस कर जा रहा है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द पार्ट एटम्स का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स क्या है? खाली है। मैक्सिमम पार्ट्स एटम का खाली है। तो फर्स्ट यही है इसका ऑब्जर्वेशन में, आप लोग भी नोट डाउन करें। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स passes thin gold foil, thin gold foils without any deflection, without any deflection, without any deflection. It indicates that, it indicates that most of the part of an atom is empty, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो कितना हो गया था 99%, याद रखिएगा। इतना लगभग जो है विदाउट एनी डिफ्लेक्शन सीधा इधर से गया, क्रॉस कर गया था। अल्फा पार्टिकल जा रहा है, एटम को सीधा क्रॉस करते हुए निकल जा रहा है। डायग्राम एक बनाते, मान लीजिए हम एक एटम से ले,
तो इसमें जब अल्फा पार्टिकल्स इस तरह से बॉम्बार्ड कराया जा रहा है, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है ये, अल्फा पार्टिकल्स। तो इस एटम से ये देखा गया कि सीधा आ रहा बाबू अल्फा पार्टिकल निकल जा रहा, आ रहा निकल जा रहा। एक अल्फा पार्टिकल से इक्का दुक्का जो क्या हो रहा है, रिटर्न चला जा रहा था। बाकी बात जितना जा रहा है सारा का सारा कुछ देखा गया ये कि जो इसी से इस तरह से टच करके जा रहा, वो क्या कर रहा है कि यहाँ से इस तरह से डेविएट हो जा रहा। कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है इस तरह से इधर डेविएट हो जा रहा, कुछ जो है इस तरह से जा रहा है, इधर डेविएट हो जा रहा। आप इस तरह से एक दो डेविएशन दिखा देंगे, लेकिन मात्र एक ही दिखाना या दो आपको दिखाना है जो बाउंस्ड बैक हो गया था, यानी रिटर्न हो गया था, और इधर जितना बगल से जा रहा है वो सीधा का सीधा क्रॉस हो जा रहा है। बताइए इस एटम को आपको क्या देख के लग रहा है कि ये भी अल्फा पार्टिकल, यानी जो सेंटर पर जा रहा है, एकदम एटम के सेंटर पर जा रहा है, वही अल्फा पार्टिकल्स बैक हो रहा था, वही अल्फा पार्टिकल्स रिटर्न हो रहा था। बाकी बात जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स है वो एटम्स को क्रॉस कर जा रहा है या नहीं। कुछ अल्फा पार्टिकल से देख सकते हैं आप लोग कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स है जो स्मॉल एंगल से डेविएट हो जा रहा था। क्या हो रहा है, डेविएट हो जा रहा था। इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। इस तरह से आप डायग्राम इस पॉइंट के नीचे इसको बनाएंगे। कुछ दिखाइएगा जो सीधा क्रॉस किया है, एक दो दिखाएंगे जो स्मॉल एंगल से डेविएट हुआ है, एक दिखा दिए हम जो रिटर्न हुआ यानी 180 डिग्री से बाउंस्ड बैक हो गया। स्क्रीनशॉट कर लें। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या था कि स्मॉल फ्रैक्शन, बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स है जो क्या हो रहा था, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो जा रहा था। सेकेंड ऑब्जर्वेशन यही था, लिखिए इसको, ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, बाय स्मॉल एंगल्स। बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स है जो क्या हो रहा है, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो जा रहा था। उसके बाद नेक्स्ट नोट डाउन इसको कर लें। ये पॉइंट थोड़ा सा बड़ा है। थर्ड क्या, ये वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स था जो क्या कर रहा था, बाउंस्ड अपने ही पाथ पर रिटर्न हो जा रहा था, यानी डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री एंगल्स। इसका मतलब ये है कि पूरे एटम्स में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट नहीं है, बल्कि एटम्स का पॉजिटिव चार्ज उसके सेंटर पर प्रेजेंट है। एटम्स का पॉजिटिव चार्ज सेंटर पर प्रेजेंट है जो अल्फा पार्टिकल्स को रिपेल कर रहा है। सिर्फ वही अल्फा पार्टिकल्स रिपेल हो रहा है जो सेंटर पर जा रहा है, जो सेंटर पर जा रहा है, एकदम सेंटर का भी सेंटर में बीच में जा रहा है, वही बाउंस्ड बैक हो रहा था। ये वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स बाउंस्ड बैक that is deflected by 180 degree angles. 180 degree angles. It indicates that, ये क्या बता रहा है जी, तो सर ये बता रहा है कि पूरे एटम्स का पॉजिटिव चार्ज सेंटर पर प्रेजेंट है। इट इंडिकेट्स दैट positive charge of an atom is concentrated
concentrated at center which repels, जो क्या कर रहा है, रिपेल्स कर रहा है अल्फा पार्टिकल्स, जो अल्फा पार्टिकल्स को रिपेल कर रहा है। ये आप लोग नोट डाउन कर लें। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, एक पॉइंट और है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि न्यूक्लियस का जो साइज है, यानी कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वो नेग्लिजिबल है। किसके कंपैरिजन में? एटम के कंपैरिजन में। एटम बहुत बड़ा है और न्यूक्लियस बहुत छोटा है। न्यूक्लियस बहुत छोटा है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या था? वॉल्यूम ऑक्युपाइड by the nucleus is negligible as compared to the volume of atom। यानी एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस क्या, बहुत छोटा है। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ एटम। एटम का न्यूक्लियस का रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, इस तरह से लिखिए, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इन्होंने बताया कि 10⁻⁻15 मीटर। तो रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। देखिए ये बहुत बड़ा है इसके कंपैरिजन में, और ये क्या है जी, बहुत छोटा है। एक पर क्या करेंगे, नीचे आप 15 जीरो लगाएंगे, 15 जीरो, और इसमें क्या करेंगे, एक के नीचे 10 लगाएंगे, यानी 5 जीरो का डिफरेंस है ना, यानी 0.000 इस तरह का डिफरेंस है। यानी ये जो है सर, ये बहुत छोटा है इसके कंपैरिजन में। ये आप लोग नोट डाउन कर लें। देखिए रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो छोटा है, किससे? एटम के रेडियस। नोट डाउन कर लें। अब हम लोग देखेंगे, इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में कुछ बात बताया, इलेक्ट्रॉन किस तरह से प्रेजेंट होता है उसको बताने का कोशिश किया था। एक्यूरेट पूरा नहीं था लेकिन बताया है। क्या बताया तो देखते हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो इसी को आप लिख सकते हैं न्यूक्लियर मॉडल, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, तो सबसे पहले इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया। न्यूक्लियस का डिस्कवरी रदरफोर्ड, न्यूक्लियस का डिस्कवरी रदरफोर्ड। क्या बताया इन्होंने कि एटम्स का जो पॉजिटिव चार्ज, पूरे एटम्स का पॉजिटिव चार्ज और मास ऑफ द एटम्स वो कहाँ है? सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियर मॉडल में लिखेंगे द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन atom is concentrated
in small region in center called nucleus, जिसको क्या कहता है, न्यूक्लियस कह दिया, जिसको न्यूक्लियस बताया। नेक्स्ट इन्होंने ये बताया कि एटम्स अगर ये है, न्यूक्लियस ये, तो एटम्स के न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। और इसीलिए इस मॉडल को हम लोग सोलर सिस्टम मॉडल भी कहते हैं। सोलर सिस्टम कैसे सर? सन जो है ना, उसको उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस, सन को क्या बोला कि न्यूक्लियस है। मान लीजिए उसके चारों तरफ हम लोग जानते हैं प्लेनेट, ठीक है, यानी ग्रह। ये क्या होता है, घूमता है, यानी वो जो प्लेनेट है वो इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए ये भी पूछा जा सकता है आपका एमसीक्यू में कि किस मॉडल को सोलर सिस्टम मॉडल कहते हैं, तो ये आपका आ जाएगा रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल को इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व around the nucleus, around the nucleus with very high speed, with very high speed and release energy, release energy। कहता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है बहुत अधिक स्पीड से घूमता है और घूमने के क्रम में इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है। हेंस इसीलिए दिस मॉडल इज आल्सो नॉन एज सोलर सिस्टम मॉडल, सोलर सिस्टम मॉडल in which sun play role of nucleus and planets are considered as इलेक्ट्रॉन्स। ये दो पॉइंट्स को न्यूक्लियर मॉडल में याद रखें। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर, और उसके बाद आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटोन, छोटा छोटा टर्म है, ये अपना ध्यान रखें रदरफोर्ड के बारे में। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे एटॉमिक नंबर, मास नंबर। छोटा छोटा टर्म है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, किस तरह से आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करेंगे। तो ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट में भी हमने बताया है, जहाँ पर क्या करते थे हम लोग, मॉलिक्यूल्स, एटम्स निकाले थे और उसमें क्या होता था, इलेक्ट्रॉन पूछा जाता था कि 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन कंटेंट्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से क्या था क्वेश्चन हम लोग किए थे, तो वहाँ भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने के लिए बताया गया था। अभी हम लोग छोटा छोटा टर्म है जिसका हम लोग बात करेंगे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, मास नंबर, एटॉमिक नंबर और मास नंबर, इन दोनों का हम लोग बात करेंगे। एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं, आप सुने ना, सोडियम का 11 होता है 11, मैग्नीशियम 12, सिलिकॉन 14 एटॉमिक नंबर। तो इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे, याद रखें एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्या होता है, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन।
ये हमेशा होता है, चार्ज हो नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं। एटम्स न्यूट्रल है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, डजंट मैटर। सीधा एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, याद रखिए एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। और प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट होता है जी? तो सर ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। प्रोटॉन कैसा चार्ज का होता है? तो सर ये पॉजिटिव चार्ज का होता है, पॉजिटिव चार्ज का होता है। देखिए अगर सोडियम लिए तो इसका एटॉमिक नंबर 11, प्रोटॉन का नंबर कितना हो जाएगा? जितना एटॉमिक नंबर है वही प्रोटॉन का नंबर होगा। कितना चार्ज होता है? तो सर पॉजिटिव 11 लिख सकते हैं, 11 पॉजिटिव चार्ज। कहाँ प्रेजेंट होता है? तो न्यूक्लियस में। तो सोडियम है, ये सोडियम का न्यूक्लियस मान लीजिए बनाए तो यहाँ क्या हो जाएगा? +11 281 प्रोटॉन 11 है, सोडियम के केस में न्यूक्लियस पर कितना पॉजिटिव चार्ज है? 11 पॉजिटिव चार्ज है। तो कह सकते हैं सर कि एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरिड बाय द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पर कितना पॉजिटिव चार्ज है, यानी प्रोटॉन है वही तो एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एटम का। सिंपल सा डिफिनेशन है। तो लिखिए इसको एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल जेड से। किससे? कैपिटल जेड से। द टोटल नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज carried by the nucleus of an atom is called atomic number, is called atomic number। नंबर एग्जाम्पल, सोडियम 11, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? सर 11। प्रोटॉन का नंबर अगर कोई पूछा तो प्रोटॉन नंबर भी 11। याद रखिए एटॉमिक नंबर हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन के केस में थोड़ा सा गड़बड़ होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग अलग होगा जब चार्ज में डिफरेंस आएगा। तो ये एटॉमिक नंबर हुआ, स्क्रीनशॉट करें। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मास नंबर की, मास नंबर। दूसरा है मास नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, मास नंबर। सर मास नंबर क्या है? सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। सिंपल सा डिफिनेशन है बाबू, याद रखिए। प्रोटॉन का नंबर प्लस न्यूट्रॉन का नंबर क्या कहलाता है? मास नंबर। यानी A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सोडियम को ही लें तो अगर यहाँ 11 एटॉमिक नंबर तो ये कितना हो जाएगा? 23। मास नंबर कितना होता है?
23। आपको हम ट्रिक बताए थे, अगर ये ओड है तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दीजिएगा, आ जाएगा। तो 11 दूना 22 और 1 23। मास नंबर इसका कितना हो जाएगा, ये तो आप याद भी रख सकते हैं, मास नंबर इज इक्वल्स टू 23। ठीक है, अब आपको बताया जाएगा कि कैसे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करेंगे, और आपको क्वेश्चन भी कुछ कराया जाएगा। इजी होता है, छोटा सा क्वेश्चन होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने का। नोट डाउन कर लें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, छोटा सा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको निकालने के लिए इससे आप सीख जाएंगे, इजीली निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले एक आपको इधर ट्रिकी पॉइंट लिख देते हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। इससे आप किसी का भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, चार्ज हो, नहीं हो, न्यूट्रल जो भी हो निकाल सकते हैं। एटॉमिक नंबर याद रखेंगे, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर है, एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है, ध्यान दें, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ध्यान रखेंगे हमेशा नहीं होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का हमेशा बराबर नहीं होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, याद रखें, होगा। कब होगा, जब नो एनी चार्ज सेपरेशन, नो एनी चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम, यानी जब एटम या मॉलिक्यूल्स कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। एटॉमिक नंबर हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, ध्यान रखेंगे। दूसरा, तीसरा पॉइंट क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू होता है ए माइनस जेड, यानी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ए माइनस जेड। तो चलिए एक एक देखते हैं। ऑक्सीजन O817, इसमें पूछता है हाउ मेनी प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जो नीचे लिखा रहता है वो एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8। एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसमें तो कुछ भी नहीं करना, एटॉमिक नंबर के बराबर हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है ये लिख देते हैं, कितना है, कह सकते हैं कि 8 है सर, ठीक। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई चार्ज नहीं है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, मास नंबर यानी 17, ऊपर वाला मास नंबर होता है और नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है। 17 माइनस 8 9। न्यूट्रॉन कितना परसेंट है, 9%। अगर आप न्यूट्रॉन को और प्रोटॉन को ऐड कर दीजिएगा तो क्या मास नंबर नहीं मिलेगा, 8 और 9 फिर से 17, इसीलिए तो मास नंबर इज इक्वल्स टू क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीशियम है तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एटॉमिक नंबर 12, मास नंबर कितना हो जाएगा 25। तो आप लोग जो है इसको और इसको दोनों का निकाल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें कितना आता है। उसके बाद एक और थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं इससे, आप लोग इसको नोट डाउन करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कितना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, बहुत ईजी है। कहता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स
इन ये स्पीसीज आर इक्वल्स टू 18, 16 एंड 16। क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रॉन का नंबर दिया है कितना? 18 है। प्रोटॉन दिया हुआ है 16 और न्यूट्रॉन दिया हुआ है 16। तो कहता है कि सिंबल के साथ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करिए। ठीक है, सिंबल के रिप्रेजेंट करें इसके हेल्प से। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, ध्यान रखें, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो क्या होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। यानी सर एटॉमिक नंबर 16 कौन सा एलिमेंट होता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। 16 एटॉमिक नंबर अगर है तो कंफर्म है कि सल्फर होगा। कौन होगा? सल्फर, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन का नंबर इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना दिया है? 16 दिया। एटॉमिक नंबर को सिंबल के लेफ्ट साइड में नीचे लिखते हैं। ठीक है, सिंबल के लेफ्ट साइड में नीचे हम लोग एटॉमिक नंबर लिखते हैं। आपको अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं आता है तो इधर देखिए एक्स जो है वो क्या है? सिंबल मान लीजिए, तो यहाँ पर आप लिखेंगे जेड और यहाँ पर लिखेंगे ए। ये एक्स क्या है? सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ये क्या है? मास नंबर। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। चलिए इसको रिप्रेजेंट करिए। तो सिंबल तो पता चला कि 16 किसका होता है एटॉमिक नंबर? सल्फर का। सल्फर लिख दिए, नीचे एटॉमिक नंबर 16 लिख दिए, मास नंबर। तो सर मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो सर 16 प्लस 16 यानी 32 लिख दिए। लेकिन सर ये इलेक्ट्रॉन जो है, ध्यान रखें सर, यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है 16 अगर रहता, ध्यान दें, अगर इलेक्ट्रॉन 16 होता तो इसका मतलब ये होता कि उस पर कोई चार्ज नहीं है। कोई भी एटम्स पर अगर कोई चार्ज नहीं है यानी न्यूट्रल है, अगर कोई एटम्स न्यूट्रल है तो इसका कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, प्रोटॉन का नंबर 16 है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर 18 है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है बाबू। 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मतलब 2 नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। 2 नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, न्यूट्रल नहीं है, इस पर 2 नेगेटिव चार्ज आप इस तरह से लगाते हैं। ये आपका रिप्रेजेंटेशन होगा और यही आंसर है। ये क्या है? आंसर। कमेंट सेक्शन में बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उसी में बात करेंगे हम लोग अब डुअल बिहेवियर होता है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। तो पार्टिकल नेचर में ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना पड़ता है हम लोग को। पार्टिकल नेचर में ब्लैक बॉडी रेडिएशन और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये सब बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वो लेक्चर थोड़ा सा लॉन्ग होगा क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसका प्रॉपर्टीज, एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, ये सब हम लोग बात करेंगे। स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं। तो थोड़ा सा लॉन्ग होगा लेकिन ईजी है, वीडियो में बने रहें, मज़ा आएगा।